करके लिए थे मैंने किसी भी हवाले से।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान मुबारक हो। और आई होप कि रमज़ान भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जा रहा होगा। मुझे बस ये बताएं कि आप लोगों को मेरी वॉइस और मेरी जो प्रेजेंटेशंस हैं ये आपको शो हो रही हैं। इज इट क्लियर टू यू? ओके हो गया। अच्छा, आज और कल हमारा जो एक छोटा मोटा लेक्चर होगा उससे भी पहले हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि बाकी बच्चे भी आ जाएं। नहीं तो फिर हम जो है वो इसको टाइमली स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे पता है कि प्रीवियस टॉपिक्स में से किसी की कोई कंफ्यूजन या किसी का कोई क्यूरी हो वो क्लियर है, क्योंकि लास्ट क्लास मेरी लाहौर अपना कोयटा में थी फिजिकल। तो किसी भी टेक्निक के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, वरना फिर हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कोशिश करेंगे कि जो सीरीज हमने टॉपिक किए थे उसकी हम टेक्निक्स देख लें इस बार। तो लेट मी नो कि प्रीवियस सेशन में से कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम 2-3 मिनट वेट करते हैं ताकि बाकी बच्चे भी आ जाए। ठीक ओके। और ये हमने मेरे ख्याल से थ्योरी सारी कर ली थी, इसकी मेरे ख्याल से डायरेक्टली टॉपिक वो अपना टेक्निक्स रहती थी, ऐसा ही है? तो हम डायरेक्ट टेक्निक्स तक रुकते हैं। डायरेक्ट हमारे पास टेक्निक्स रहती थी और जिसमें हमारे पास जो मेन हेडिंग है मैनिपुलेशन की टेक्निक्स, क्या आप लोगों को प्रेजेंटेशन शो हो रही है एज इट इज? ठीक है। नंबर टू ये है कि जो सीरीज का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि हम उस टेक्निक्स को थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। तो लास्ट में बस मुझे ये बता दें कि टेक्निक्स आप लोगों को शो हो रही है। तो देर आर टोटल जो टोटल सीरीज मैनिपुलेशन की टेक्निक्स है, पहले मैं वो आप लोगों को वो कर लेता हूँ, फिर वन बाय वन करके टोटल जो टेक्निक्स आपको स्लाइड शो हो रही है 11 टेक्निक्स। लेकिन उसको तीन क्लासिफिकेशन में सीरीज ने डिवाइड किया है। रोटेशनल टेक्निक्स है, एक्सटेंशन टेक्निक्स है और एंटी डेविएशन टेक्निक्स है। तो तीनों की तीनों आपको ये एक स्लाइड में दिख रही है। अब हम इसको एक एक करके अच्छे से रीड करेंगे। तो रोटेशनल टेक्निक्स कितनी है? एक्सटेंशन रोटेशन रोटेशन टेक्निक्स 4 है, एक्सटेंशन टेक्निक 2 है और एंटी डेविएशन टेक्निक 3 है। तो लास्टली मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये पिक्चर स्लाइड आपको शो हो रही है ताकि हम टेक्निक्स को आगाज करें। दूसरी चीज ये है कि टेक्निक्स किसी भी टेक्निक को पढ़ने से पहले पहले उस टेक्निक की हम एक पिक्चर अपने जहन में बिठा दें। इससे ये होगा, काफी बच्चे ऐसे होते हैं वो पूछते हैं कि मोबिलाइजेशन हो या मैनिपुलेशन हो, उसमें ये कंफ्यूजन हो रही होती है कि वो लोग रटते हैं भाई हैंड प्लेसमेंट में हाथ यहाँ पे होगा, पेशेंट की पोजीशन ये होगी, थेरेपिस्ट की पोजीशन ये होगी। मैं कुछ इस तरह इसको सिंपली डिवाइड करता हूँ कि मैं उस प्रेजेंटेशन के टेक्निक की जो पिक्चर है ना वो अपने माइंड में बिठाता हूँ। फिर आइडियली अब मिसाल दो, अगर आप किसी को, मैं अगर आपको कहूँ कि आप आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ, एक हाथ आप कमर पे रखो राइट, और लेफ्ट आपका सर पे रखो। अब आपकी आंखें बंद भी होंगी ना तो आप क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपका राइट हाथ कहाँ पे होगा और लेफ्ट हैंड आपका कहाँ पे होगा। तो दिस इज हाउ, अगर आप किसी चीज की पिक्चर माइंड में बना लेते हो ना तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी कि राइट हैंड प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, लेफ्ट हैंड प्लेसमेंट कहाँ पे होगी। तो इस तरह करके ये जितनी भी 11 की 11 टेक्निक्स हैं, पहले मैं आपको इसकी पिक्चर आप लोग जहन में बिठाइएगा। पहले मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, फिर उसकी थ्योरी दूंगा, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा देर क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ओके। अब मैं आपको पहली पहली टेक्निक आपको शो करता हूँ। अच्छा, पहली टेक्निक है स्ट्रेच मैनिपुलेशन। इसकी दो पिक्चर्स हैं, पहले आप देखो सामने से। ये आपके सामने स्ट्रेच मैनिपुलेशन लिखा हुआ है। पहले देखो कि थेरेपिस्ट बैक साइड पे तो खड़ा है लेकिन पेशेंट का आपको एंटीरियर व्यू दिखा रहा है। फिर थेरेपिस्ट अपना दूसरी पिक्चर में पोस्टीरियर व्यू दिखा रहा है। और ये तीसरी पिक्चर उसका एक्सेल व्यू है, ऊपर से दिखा रहा है। अब मैं आपको तीनों पिक्चर पहले एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक एक पिक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जो टॉप वाली पिक्चर है, अगर आप उसको थोड़ा सा गो थ्रू करें तो इस पिक्चर को देख के आप क्या एक्सप्लेन करोगे कि पेशेंट की पोजीशन साइडलाइन है। तो थोड़ा बहुत थ्योरी का बैकअप होना लाजम है। पेशेंट की पोजीशन साइडलाइन है, थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट की पोस्टीरियरली पीछे की तरफ से खड़ा है। अगर उसकी हैंड प्लेसमेंट चेक करो तो पेशेंट का जो राइट शोल्डर है वो नीचे है,
लेफ्ट शोल्डर ऊपर है। और अकॉर्डिंग टू मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जिस एक्सट्रीमिटी में पेन होता है वो हमेशा ऊपर होगी, जो नॉन अफेक्टेड है, जो अफेक्टेड नहीं है, जिसमें पेन नहीं है, वो हमेशा नीचे होगी। तो अकॉर्डिंग टू द पिक्चर पेशेंट की अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी कौन सी है? लेफ्ट। इसीलिए पेशेंट राइट पे लेटा हुआ है और लेफ्ट उसके ऊपर है। नंबर वन थिंग। नंबर टू, पेशेंट पोजीशन क्या है? साइडलाइन पोजीशन है। और जो लोअर एक्सट्रीमिटी है पेशेंट की, जो राइट लेग है वो स्ट्रेट है, एक्सटेंडेड है, और जो लेफ्ट लेग है वो फ्लैक्स है, जिसमें जो उसका एंकल है वो पॉप्लिटेल में प्रेस्ड है। और दूसरा जो शोल्डर है वो थोड़ा, जो ट्रंक है वो थोड़ा सा रोटेटेड है टूवर्ड थेरेपिस्ट। ये थोड़ी सी पिक्चर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन हम पहले पिक्चर को एक्सप्लेन। थेरेपिस्ट कैसे खड़ा है? थेरेपिस्ट पेशेंट के पीछे खड़ा है, नंबर वन थिंग। दूसरा, जो थेरेपिस्ट का राइट हैंड है वो पेशेंट के लेफ्ट शोल्डर पे खड़ा है, पड़ा हुआ है, ताकि वो उसको अपनी तरफ पुश करे, अपनी तरफ पुश कर सके, ठीक है। और जो पेशेंट थेरेपिस्ट का लेफ्ट हैंड है वो पेल्विस पे, हिप बोन के ऊपर पड़ा हुआ है, और दोनों अपोजिट मूवमेंट होगी। दोनों अपोजिट कैसे? राइट साइड जो थेरेपिस्ट का है वो पेशेंट का शोल्डर अपनी तरफ ले आएगा, और जो लेफ्ट हैंड पड़ा हुआ पेल्विस पे, वो पेल्विस थेरेपिस्ट से अवे जाएगा, सामने की तरफ जाएगा। तो दोनों की मूवमेंट चेक करो तो कॉन्ट्रा एंटी एंटी अपोजिट है, ठीक है। ये सिर्फ हम पिक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और थेरेपिस्ट कैसे खड़ा है? बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में है, और जब अप्लाई करना होगा तो ये समटाइम टोज के बल भी आ जाता है। ये एक पिक्चर है, पहली पिक्चर। दूसरी पिक्चर में देखो कि थेरेपिस्ट पोस्टीरियर व्यू, आप यू कैन सी कि पिक्चर का पोस्टीरियर व्यू है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो हैंड प्लेसमेंट सेम है थेरेपिस्ट की। ऑब्वियसली एक ही टेक्निक की दो तस्वीर है, बस उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि थेरेपिस्ट किस तरह खड़ा हुआ है। और थर्ड पिक्चर जो है वो भी हैंड प्लेसमेंट अगर आप चेक करो तो सेम ही रहेगी, लेकिन टेक्निक का एक अलग व्यू आपको दिखाएंगे। अब इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी का बैकअप पढ़ लेते हैं कि थ्योरी बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले टेक्निक का नाम क्या है? स्ट्रेच मैनिपुलेशन। मैंने आपको बताया था सीएक्स ने पोजिशनल मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था कि किसी भी पोजीशन को आप जो है वो एंड रेंज पे लाके स्ट्रेच दो, बिना थ्रस्ट दिए या थोड़ा सा थ्रस्ट देके आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहली बेसिक रूल क्या है? काउच सबसे जितना नीचे, एज लो एज मच पॉसिबल, जितना नीचे हो सकता है। और दूसरा, स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी? फॉर अ यूनिलेटरल पेन, जिस तरफ का पेशेंट को पेन है वो एक्सट्रीमिटी हमेशा ऊपर की तरफ होगी। फॉर अ यूनिलेटरल पेन, द पेशेंट लाइज ऑन पेनफुल पेनलेस साइड। पेशेंट की जो पेनलेस साइड है, जो नॉन अफेक्टेड है, वो नीचे होगी, और जो पेशेंट की पेनफुल साइड है वो ऊपर की तरफ होगी। लेकिन जिन पेशेंट में दोनों तरफ पेन है, सेंटर में बिल्कुल पेन है, तो वो किस एक्सट्रीमिटी पे लेटेगा? वो डिपेंड करेगा कि कौन सी कम कम कौन सी ज्यादा अफेक्टेड और कौन सी कम अफेक्टेड है। मतलब अगर किसी कंडीशन में पेशेंट को दोनों टांगों में पेन जा रहा है, तो जिस तरफ पेन कम होगा उस तरफ पेशेंट ने करवट लेनी होगी। लेकिन जिस तरफ पेन है ही नहीं, जो पेनलेस साइड है, नॉर्मली उस तरफ लेटेगा। तो अगर पेशेंट को राइट साइड पेन है तो पेशेंट लेफ्ट साइड लेटेगा। लेकिन अगर पेशेंट को दोनों टांगों में पेन जा रहा है तो डिपेंड करता है कि किस तरफ पेन कम है, वो उस तरफ लेटेगा। तो यूनिलेटरल पेन के लिए भी है और सेंट्रल पेन के लिए भी, ठीक है। ये वही कॉन्सेप्ट है, पोजीशन ऑफ कंफर्ट और पोजीशन ऑफ लीस्ट डिस्कम्फर्ट। पोजीशन ऑफ कंफर्ट, जिस तरफ पेशेंट कंफर्ट है, कंफर्टेबल है, उस तरफ पेशेंट को लेटा दो। लेकिन जब दोनों टांगों में पेन जाएगा तो पेशेंट की डिसाइड करना पड़ेगा जिस तरफ कम तकलीफ है, द पोजीशन ऑफ लीस्ट डिस्कम्फर्ट, उस तरफ हम पेशेंट को लेटाएंगे, ठीक है। नीचे वाली टांग जो नॉन अफेक्टेड होगी वो एक्सटेंडेड होगी, और ऊपर वाली टांग फ्लेक्स होगी। यही लिखा हुआ है, द फुट बिहाइंड द बैक ऑफ द अदर नी। मतलब जो एंकल होगा ऊपर वाली टांग का, वो किस पे होगा? पॉप्लिटेल फोसा में होगा, ठीक है। ग्रिप कैसे होगी? ग्रिप ये है कि एक हाथ पेशेंट थेरेपिस्ट का अगर आप देखो तो आप रखते हो ग्रेटर टोकेंटर के ऊपर। मतलब थेरेपिस्ट जो पिक्चर में हमने देखा था, तो थेरेपिस्ट का जो लेफ्ट हैंड था वो ग्रेटर टोकेंटर पे ऊपर था, और फिंगर किस तरफ थी? डाउनवर्ड थी। और जो दूसरा हाथ था थेरेपिस्ट का राइट हैंड, वो पेशेंट के ऊपर, जो लेफ्ट शोल्डर है वो उसके ऊपर था, और फिंगर किस तरफ थी? वो अपवर्ड रोटेटेड थी, क्योंकि हैंड प्लेसमेंट कुछ इस तरह से थी, ठीक है। और फीट जो थेरेपिस्ट के होंगे वो अपार्ट होंगे, मतलब क्लोज नहीं होंगे, बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा बड़ा होगा ताकि पेशेंट गिरे ना, थेरेपिस्ट गिरे ना, ठीक है। देर आर थ्री कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स आपने इस टेक्निक के हवाले से समझने। सबसे पहला ये है कि शोल्डर और पेल्विक की जो रोटेशन है वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो थेरेपिस्ट राइट हैंड से शोल्डर को रोटेट कर रहा था, ट्रंक को रोटेट कर रहा था पेशेंट की, और लेफ्ट हैंड से पेल्विक को रोटेट कर रहा था, दोनों तरफ। ऐसा ना हो कि शोल्डर को आप थोड़ा सा रोटेट कर लो और पेल्विस को ज्यादा कर लो। दोनों तरफ जो आपने रोटेशन देनी है अपोजिट डायरेक्शन में, वो इक्वल देनी है, ठीक है। दूसरी पॉइंट, थेरेपिस्ट
अगर नहीं पहुंच पा रहा हाइट की वजह से, किसी भी वजूहत की वजह से, या काउच नीचे नहीं हो रहा, तो वो अपने टोस के ऊपर भी खड़ा हो सकता है। तो ये सेकंड पॉइंट क्या है, थेरेपिस्ट एड्स अ लॉन्गिट्यूडिनल टेकिंग अप स्लैक राइजिंग ऑन द टिप टो। तो पेशेंट थेरेपिस्ट क्या कर सकता है कि अपने टोस के बल भी खड़ा हो सकता है, वजह यूजिंग हिज बॉडी वेट, वो अपनी बॉडी वेट को यूज करेगा और एग्जैक्टली पेशेंट के ऊपर आ जाएगा विथ आर्म एक्सटेंडेड। आर्म एक्सटेंडेड इसीलिए ताकि वो बॉडी का वेट ट्रांसफर कर सके। आर्म फ्लेक्स होगी तो बाजुओं का जोर फोर्स लगेगा, आर्म एक्सटेंडेड होगी तो बॉडी का फोर्स लगेगा। ओके, दिस टेकिंग अप ऑफ द स्लैग इज फॉलोड मोस्ट इमीडिएटली बाय द मैनिपुलेटिव थ्रस्ट। ये जैसे ही आपने ये स्लैग दिया, स्लैग मतलब शोल्डर आप ले गए एक तरफ रोटेशन में, पेल्विस ले गए दूसरी तरफ रोटेशन में, इसके बाद ही आपने थ्रस्ट देना होता है। और थ्रस्ट अगर आप नहीं भी दे रहे तो कुछ टाइम भी इसमें मेंटेन करोगे तो बॉडी का वेट ही आपका थ्रस्ट आ जाएगा। व्हाइल मेंटेनिंग द डिस्ट्रक्शन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेट इज यूज्ड एज अ पेल्विक स्विंग इन द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। अगर आप इसको मेंटेन भी डिस्ट्रक्शन को करोगे ना तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली थ्रस्ट आ जाएगा। इसे हम कहेंगे पोजिशनल मैनिपुलेशन। और अगर आप पोजीशन मेंटेन करके एंड रेंज पे भी थ्रस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट्स आपने इसमें देखने हैं। इन द न्यूक्लियर वेरिएंट ऑफ स्ट्रेच नो थ्रस्ट इज गिवन। देखें अब यहाँ पे क्लियर कट पॉइंट लिखी हुई है कि समटाइम ऐसा भी होता है कि हमें थ्रस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। पेशेंट रिमेन्स अप टू द 15 सेकंड इन अ डिस्ट्रैक्टेड पोजीशन एंड आफ्टर 2 to 3 टाइम अफेक्ट इज असिस्ट। आप थ्रस्ट ना दो लेकिन पेशेंट की वही पोजीशन 15 सेकंड के लिए आप बनाकर रखो डिस्ट्रैक्टेड पोजीशन में। 2 से 3 मरतबा के बाद आप उसका जो इफेक्ट है वो असेस कर सकते हैं। एंड मैन्यूअर कैन बी रिपीटेड। यही बात मैंने आपको बताई थी कि पोजीशन आप 15 सेकंड के लिए बनाकर रखो, फिर 1-2 मिनट का ब्रेक दो, फिर 15 सेकंड के लिए बनाओ और 1-2 मिनट का ब्रेक दो। तो ये भी पोजिशनल ऑटोमेटिकली वो मैनिपुलेट हो जाएगा। ठीक है, रिमार्क्स क्या है, दी एक्सपीरियंस शोज, एक्सपीरियंस ये शो करता है कि नॉट एवरी पेशेंट रेस्पॉन्स टू अ वेल स्ट्रेच मैनिपुलेशन। हर बंदा मैनिपुलेशन, ये जो स्ट्रेच मैनिपुलेशन है इसको रेस्पॉन्ड नहीं करता, नंबर वन थिंग। ओकेनली ओपनिंग द पेनलेस इंस्टीड ऑफ द पेनफुल साइड कैन बी मोर इफेक्टिव। समटाइम ये भी हो सकता है कि पेशेंट का जो पेनलेस साइड है, जिस तरफ आपने उसको लेटाया है, आप उसकी अपोजिट साइड पे, पेनफुल साइड पे भी उसको लेटा सकते हो, नो इशू। मतलब एक एविडेंस है ना, किसी पेशेंट को वो सूटेबल करता है, लेकिन नॉर्मली हमेशा पेनलेस, जिस तरफ पेन नहीं है उस एक्सट्रीमिटी पे पेशेंट को लेटाया जाता है। रीजन इज अनक्लियर, अभी तक इसका रीजन अनक्लियर। रीजन अनक्लियर किसका है, ये पेनलेस, पेनफुल साइड पे लेटाने वाला, टेक्निक की बात नहीं हो रही। ठीक है, we think that the pressure forces within the disc can play an important part in this, number one. In fact during the manipulation we change intradiscal pressure। ये वही वाली पॉइंट है कि मैनिपुलेशन के वक्त डिस्क के अंदर जो प्रेशर है वो चेंज हो जाता है एंड इट अलाउ अ रिडक्शन टू टेक्स प्लेस। इसी से ही थोड़ा बहुत उनको जो रिलीफ मिलता है, जैसे ही प्रेशर चेंज होता है बेसिकली, तो थोड़ा बहुत उनको रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, अब हम पिक्चर देखते हैं। अब अगर आप पिक्चर को थोड़ा सा गौर से देखो कि स्ट्रेच मैनिपुलेशन में अब इस पिक्चर से क्या क्या सवालात पैदा हो सकते हैं। सबसे पहला कोई पूछे भाई पेशेंट की अफेक्टेड साइड कौन सी है, तो आप कहोगे लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि राइट साइड अगर अफेक्टेड होता, लेफ्ट साइड अफेक्टेड है तो हमने राइट पे लेटाया हुआ, अगर राइट साइड अफेक्टेड होता तो हम उसको लेफ्ट पे लेटाते हैं, नंबर वन थी। नंबर टू, अगर पेशेंट की पोजिशन देखो तो राइट साइड तो है, लेकिन जो थेरेपिस्ट राइट, पेशेंट का राइट शोल्डर है वो जो नीचे की तरफ है, जो लेफ्ट ऊपर की तरफ है वो थोड़ा सा थेरेपिस्ट की तरफ है। मतलब ट्रंक जो है वो बेसिकली लेफ्ट साइड रोटेटेड है और पेल्विस एंटीरियरली है। और पेल्विस की अगर मैं बात करूं तो नीचे वाली जो टांग है वो एक्सटेंडेड है और ऊपर वाली टांग फ्लैक्स, ऐसी फ्लैक्स है कि एंकल पॉप्लिटेल में फंसा हुआ है। ये पेशेंट की पोजीशन है। थेरेपिस्ट की जो पोजीशन है, थेरेपिस्ट ने अपना राइट हैंड जो है पेशेंट के शोल्डर पे रखा हुआ है और उसको अपनी तरफ लेके जा रहा है, बेसिकली अपनी तरफ से, आप समझ रहे हो ना कि रोटेशन में। और जो पेशेंट का, थेरेपिस्ट का लेफ्ट हैंड है वो ग्रेटर टोकेंटर के ऊपर है, फीमर के ऊपर है बेसिकली, और वो अवे फ्रॉम थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट अपने से आगे की तरफ लेके जा रहा है, मतलब अपनी तरफ, पीछे की तरफ नहीं लेके जा रहा, एंटीरियर रोटेशन में लेके जा रहा है बेसिकली। तो ये पोजीशन। और समटाइम अगर पेशेंट की हाइट मैच नहीं करती तो थेरेपिस्ट क्या करता है कि अपने टोस के बल खड़ा हो जाता है और सिर्फ स्ट्रेच देता है। स्ट्रेच अगर देना है, थ्रस्ट नहीं देना, तो आपने स्ट्रेच कितने सेकंड के लिए रखना है, 15 सेकंड के लिए, और उसको 2 से 3 बार रिपीट करना है। लेकिन अगर आप थ्रस्ट देते हो तो आप थोड़ा सा एंड रेंज को फील करके थ्रस्ट दे सकते हो। तीन चीजें आपने सबसे पहले समझनी है। सबसे पहले जो शोल्डर को आप रोटेट करें और पेल्विस को रोटेट करें वो दोनों रोटेशन इक्वल हो। जितना आप उसको ट्रंक को रोटेशन दे रहे हो शोल्डर से, उतना पेल्विस को रोटेशन दोगे ग्रेटर टोकेंडर से, नंबर वन। नंबर टू, जैसे ही आप दोनों तरफ रोटेशनल फोर्स देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में,
आप एंड रेंज को फील करके थ्रस्ट इक्वली दोगे दोनों हाथों से, और आप पेशेंट के बिल्कुल ऊपर होंगे विथ एल्बो एक्सटेंडेड। अगर आप एल्बो फ्लेक्स करोगे तो फोर्स या थ्रस्ट आपका नहीं आ पाएगा। ये दूसरी चीज थी। तीसरी चीज, जैसे आप थ्रस्ट नहीं देना चाहते, आप सिर्फ रोटेशन को मेंटेन करना चाहते हो, तो जो डिस्ट्रक्शन फोर्स है वो 15 से 20 सेकंड के लिए रखो, और टोटल रैप इसकी 2 से 3 बार करो। दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्ट्रेच मैनिपुलेशन, और एज वी नो दिस इज अ पार्ट ऑफ द सीरीज। तो ये भी लंबर की मैनिपुलेशन ही है, लेकिन मैनिपुलेशन का नाम क्या है? स्ट्रेच मैनिपुलेशन। अब मुझे बताओ, ये आपकी पहली टेक्निक है, इसमें से किसी का कोई क्यूरी है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लो, नहीं तो हम दूसरी टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं है बचा यहाँ तक? मेक श्योर। ओके, गुड हो गया। कम टू द नंबर 2 टेक्निक की तरफ आ जाते। अच्छा, नंबर 2 टेक्निक का नाम है लेग ओवर मैनिपुलेशन। नाम ही बताता लेग ओवर मैनिपुलेशन। इसमें हम एक टांग दूसरे टांग के ऊपर ओवर करेंगे। चलो हम उसको आप बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं इस टेक्निक की पिक्चर। तो हम पहले मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर। अच्छा, लेग ओवर मैनिपुलेशन में अगर आप पिक्चर देखो, तो उसी तरह पेशेंट जो है लेफ्ट साइड लेटा हुआ है। नंबर 1, पेशेंट अपनी लेफ्ट साइड के बल लेटा हुआ है, तो मतलब इसकी अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी कौन सी है? राइट साइड की। नंबर 1 थिंग, तो हमेशा जो पेनलेस साइड है उस पे पेशेंट को लिटाया जाता है। नंबर 2, इस बार थेरेपिस्ट पेशेंट के पोस्टीरियर साइड नहीं, सामने की तरफ एंटीरियरली खड़ा है। नंबर 1 थिंग। नंबर 2, उसमें जो पेशेंट के राइट हैंड था, राइट शोल्डर अगर आप इस पे देखो, तो बिल्कुल बैकवर्ड एक्सटेंशन में पीछे की तरफ है, और पूरा सीधा का सीधा है बिल्कुल। लेकिन जो नीचे लो टांगों की पोजीशन है, एक्सट्रीमिटीज की पोजीशन है, वो सेम है। नीचे वाली जो एक्सट्रीमिटी है वो एक्सटेंडेड है, और ऊपर वाली फ्लैंक्स है उसी तरह पोप्लिटल फोसा में। लेकिन जो पेशेंट का राइट शोल्डर है वो एक्सटेंडेड है और वो बिल्कुल पीछे की तरफ जा रहा है, और जो लेफ्ट शोल्डर है पेशेंट का, वो उसने अपने पेट, अपने एब्डोमिनल के बल रखा हुआ है। और रोटेशन अपोजिट है, पेल्विस इंटीरियर रोटेशन में है, और शोल्डर ट्रंक अपोजिट रोटेशन में, बैकवर्ड रोटेशन में। ठीक है, अगर आप इस तरह डिवाइड कर लो कि पेशेंट की जो रोटेशन है वो राइट साइड पे है शोल्डर की, और जो पेल्विस है वो लेफ्ट साइड पे रोटेटेड, इस तरह करके याद रख सकते। अपोजिट होगा तो ही बैलेंस, जो स्टेबिलिटी है वो होगी। अब थेरेपिस्ट की तरफ आ जाते हैं। थेरेपिस्ट का अगर आप राइट राइट शोल्डर फोकस करो, तो राइट राइट पर है। वहां पे ऐसा नहीं था, पीछे वाली जो स्ट्रेच मैनिपुलेशन थी वो अपोजिट था। पेशेंट का, थेरेपिस्ट का राइट शोल्डर पेशेंट के लेफ्ट पे था, लेकिन यहाँ पे राइट का राइट पे, लेफ्ट का लेफ्ट पे, लेकिन हैंड प्लेसमेंट चेंज है। थेरेपिस्ट का जो राइट शोल्डर है, राइट हाथ है, राइट हैंड है, वो राइट शोल्डर के ऊपर पड़ा हुआ है सुपीरियरली, और इसको ये पुश करके, धक्का देकर उस तरफ ले जाएगा जिस तरफ पेशेंट का हाथ है ऑलरेडी, उस तरफ पुश करेगा। और जो लेफ्ट हैंड है वो नीज के ऊपर है, बिल्कुल घुटने के ऊपर पड़ा हुआ है। पेशेंट थेरेपिस्ट का जो लेफ्ट नी है वो, लेफ्ट हैंड जो है वो लेफ्ट नी के ऊपर पड़ा हुआ है, बिल्कुल सुपीरियरली। और जो थ्रस्ट फोर्स आएगा ना, वो भी नी से आएगा, शोल्डर से नहीं। शोल्डर सिर्फ स्टेबलाइजेशन के लिए है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ। अब हम आ जाते हैं थ्योरी की तरफ वापस। तो टेक्निक का नाम क्या है? लेग ओवर मैनिपुलेशन। इसीलिए कहा गया क्योंकि एक टांग पूरी की पूरी दूसरे की तरफ क्रॉस की हुई है बेसिकली। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? वन शुड एस्टिमेट द करेक्ट सुपाइन पोजीशन। सबसे पहले पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा। नंबर 3, फिर उसको साइडलाइन में लेटाया जाएगा। लेकिन साइडलाइन में किस तरफ लेटाया जाएगा? जो पेनफुल नहीं है, जिस तरफ पेन है उस तरफ, जिस तरफ पेन नहीं है वो उस तरफ लेटाया जाएगा। मतलब पेशेंट का जो लेफ्ट साइड है वो पेन फ्री साइड है, इसीलिए उसको लेफ्ट साइड पे लेटाया जाएगा। एग्जीक्यूशन कैसी है? लेट अस एज्यूम दैट द राइट साइड इज द पेनफुल। आप इमेजिन करें राइट साइड पेनफुल है, इसीलिए राइट साइड ऊपर रखा गया है। थेरेपिस्ट क्या करेगा? थेरेपिस्ट सबसे पहले ग्रेस करेगा राइट नी को विथ बोथ हैंड्स। पहले तो ग्रेस करेगा राइट नी को, रीजन ये राइट, ताकि वो घुटना क्रॉस कर सके। फिर फ्लेक्स करेगा हिप को 90 डिग्री तक, और अंडर ट्रैक्शन पेशेंट का घुटना अपनी तरफ ले आएगा। क्या लिखा हुआ? पेशेंट्स नी टू द वेल बिलो द एज ऑफ द काउच। मतलब पेशेंट का जो राइट साइड है, राइट घुटना है सुपाइन पोजीशन में, वो फ्लेक्स करके घुटना अपनी तरफ ले आएगा, मतलब उसको कंप्लीटली क्रॉस ओवर कराएगा। तभी टेक्निक का नाम है लेग ओवर। ठीक है, फिर उसके बाद
पेशेंट हैज द इंप्रेशन दैट ही विल फेल ऑफ द काउच। अब अगर आप पेशेंट का घुटना सुपाइन से क्लियरली अपनी तरफ ले आते हो तो पेशेंट तो कहेगा मैं गिरने वाला हूँ। इसीलिए पेशेंट का जो राइट साइड है वो फौरी तौर पे अपोजिट तरफ रोटेट, मतलब घुटना अगर थेरेपिस्ट अपनी तरफ लेके आ रहा है तो जो शोल्डर है वो अपोजिट तरफ ड्रॉप कर देगा ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, और उस राइट शोल्डर को अपने राइट हाथ से थेरेपिस्ट रोकेगा ताकि पेशेंट को गिरने का खतरा ना हो। So this is necessary at all, a slight counter pressure of the therapist against the shoulder। थोड़ा सा शोल्डर से पेशेंट थेरेपिस्ट जो है फोर्स अप्लाई करेगा ताकि पेशेंट जो है बेसिकली उसको गिरने का खतरा ना रहे, ठीक है। मेक श्योर पेशेंट थाई डज नॉट एंगेज अगेंस्ट द एज। पेशेंट थेरेपिस्ट को अगर आप देखो तो थेरेपिस्ट के थाइज बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे, वो बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनली इंक्लाइन प्लेन पे लेटे हुए थे, एंगल पे लेटे हुए थे, ठीक है। जो पेशेंट था और थेरेपिस्ट एक एंगल पे ऊपर आ रहा था एल्बो एक्सटेंडेड के साथ, उसके थाइज पेशेंट के साथ काउच के साथ टच में नहीं थे, ठीक है। If needed, he could come a bit more toward the therapist, positioning of the patient, वो आपकी कंफर्ट के ऊपर है। अब थेरेपिस्ट क्या करेगा, brings the knee for down। मजीद थेरेपिस्ट जो है अपने लेफ्ट हाथ से पेशेंट का जो नी है, लेफ्ट नी जो है बेसिकली वो राइट नी मजीद नीचे की तरफ ले आएगा, मजीद डाउनवर्ड लेके आएगा ताकि जो थ्रस्ट आ सके या मैनिपुलेशन आ सके वो कहाँ पे आ सके, आपकी लंबर लेवल पे। क्या लिखा हुआ, टूवर्ड हिज हैंड नॉट स्टैंड विद द बोथ लेग अपार्ट। अब पेशेंट थेरेपिस्ट जो है वो जितनी टांगे थेरेपिस्ट की करीब होंगी वो उतनी ज्यादा स्टेबल होंगी। ऐसा ना हो कि पेशेंट थेरेपिस्ट जो वो टांगे एक जगह से बहुत दूर वाइड बेस ऑफ सपोर्ट होगा तो वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जैसे ही थेरेपिस्ट पेशेंट के ऊपर आ गया, टेकिंग अप स्लैक, स्लैक फील करेगा, मतलब एक तरफ से शोल्डर जो पेशेंट का राइट शोल्डर है उसको स्टेबलाइज करेगा और अपने लेफ्ट साइड से घुटने को मजीद नीचे की तरफ फ्लोर की तरफ लेके जाएगा स्लैक फील करने के लिए, ठीक है। नाउ थेरेपिस्ट ब्रिंग हिज राइट फुट अगेंस्ट हिज लेफ्ट वन एंड यूजेस हिज बॉडी वेट। अब थेरेपिस्ट पेशेंट के ऊपर आने की कोशिश करेगा और थ्रस्ट कहां से देगा, लेफ्ट साइड से। याद रखें जो थ्रस्ट आएगा वो आपके लेफ्ट जो नी से आएगा, शोल्डर से नहीं आएगा। he makes sure the knee remains down not to lose the slack, ठीक है, नंबर वन थिंग। अब जो मैनिपुलेटिव थ्रस्ट आएगा वो सडन पुश डाउनवर्ड होगा विथ हैंड ऑन द नी। घुटने से घुटने के ऊपर जो उसने लेफ्ट हैंड रखा हुआ है अपना थेरेपिस्ट ने वो थ्रस्ट देगा, शोल्डर से नहीं देगा। मतलब जो राइट हैंड है थेरेपिस्ट का और उसने राइट शोल्डर पे रखा हुआ है वो सिर्फ स्टेबलाइज करेगा। जो लेफ्ट हैंड है थेरेपिस्ट का घुटने के ऊपर, पेशेंट के घुटने के ऊपर, वहां से थ्रस्ट आएगा। फॉर एन अपर लेबर प्रोट्रूशन मोर हिप फ्लेक्शन इज नीडेड। फिर वो अगर आप अपर लंबर को टारगेट करना चाहते हो तो हिप मजीद फ्लेक्शन में लेके जाओगे, मतलब घुटना मजीद पेशेंट थेरेपिस्ट की तरफ लेके जाओगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। दिस वाज द लेग ओवर मैनिपुलेशन। अगेन मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूं। अगर आप राइट साइड वाली पिक्चर देखो, राइट देखो लेफ्ट देखो एक ही बात है। पहले पेशेंट पैसिवली पेशेंट जो है सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है सिंपली, और फिर थेरेपिस्ट क्या करता है उसके राइट शोल्डर पे पहले उसको लाना है साइड लाइन में। तो थेरेपिस्ट क्या करेगा, उसका जो राइट साइड का घुटना है उसको क्रॉस करके पूरा का पूरा अपोजिट साइड पे ले आएगा, ठीक है, नंबर वन थिंग। अब पेशेंट गिरने के टेंशन में होगा क्योंकि मैं गिर ना जाऊं, इसीलिए पेशेंट का जो राइट शोल्डर है वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब घुटना अगर थेरेपिस्ट अपनी तरफ लेके आ रहा है तो शोल्डर वो अवे फ्रॉम हिमसेल्फ या हर सेल्फ लेके जाएगा ताकि काउंटर रोटेशन हो, बैलेंस बरकरार रहे। फिर राइट साइड थेरेपिस्ट का राइट शोल्डर पे पड़ा हुआ पेशेंट के, लेकिन जो लेफ्ट हैंड है थेरेपिस्ट का वो पेशेंट के राइट जो नी है घुटना उसके ऊपर है। जो फोर्स आएगा, जो थ्रस्ट आएगा वो घुटने से आएगा। सबसे पहले पेशेंट थेरेपिस्ट क्या करेगा, पेशेंट के ऊपर अपना वजन देगा विद एल्बो एक्सटेंडेड, शोल्डर को स्टेबलाइज करेगा और घुटने के ऊपर अपना वजन देगा। अगर आप दूसरी पिक्चर देखो जो इसके बिल्कुल बराबर में, और फिर वो स्लैक फील करेगा कि अब एंड रेंज मिल गई है, नाउ आई कैन गिव थ्रस्ट। अब थ्रस्ट कहां से आएगा, थेरेपिस्ट के लेफ्ट शोल्डर से। लेफ्ट शोल्डर से थेरेपिस्ट जो है वो थ्रस्ट देगा घुटने के थ्रू, किस पे, राइट नी के ऊपर। राइट नी के ऊपर जैसे थ्रस्ट देगा तो जो थ्रस्ट निकलेगा वो लंबर से निकलेगा। समझ में आई बात। लेकिन ये लोअर लंबर मैनिपुलेशन है। अगर आप अपर लंबर को टारगेट करना चाहते हो तो घुटने को मजीद 90 डिग्री आप हिप फ्लेक्शन में लेके जाओगे। अगर आप अभी आप देखोगे तो हिप 90 डिग्री फ्लेक्स नहीं है, लेकिन फिर आप हिप जो है वो 90 डिग्री फ्लेक्शन में लेके जाओगे। ओके, तो दिस वाज द लेग ओवर मैनिपुलेशन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ लो।
नहीं तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? दो टेक्निक्स हो गई हमारी, स्ट्रेच मैनिपुलेशन और लेग ओवर मैनिपुलेशन। किसी कोई कंफ्यूजन हो तो अभी से पूछ लो, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करें। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, सब सो तो नहीं गए, समझ में आ रहा है? ऑल क्लियर, ओके सर। रेगुलर सेशन में देंगे अल्टरनेटिव में? रेगुलर भी आप दे सकते हो हमारे, इस तरह का कोई इशू नहीं है, बस डिपेंड करता है। देखो, ये जो मैनिपुलेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, स्ट्रेच मैनिपुलेशन, इसमें थ्रस्ट अगर आप नहीं दे रहे और रेगुलर दे रहे हो तो आप इसको स्ट्रेच के तौर पे भी यूज कर सकते हो। पेशेंट की मोबिलिटी बरकरार रखनी है तो आप दे सकते हो। दूसरी चीज, हमने सीरियस की इसी प्रेजेंटेशन में हमने क्या चीज पढ़ी, यही चीज पढ़ी थी कि अगर पेशेंट को क्रॉनिक प्रोट्रूजन है, लेट सपोज रेडिकुलोपैथी नहीं है, तो आप दे सकते हो। और दूसरा मैं भी यही कहता हूँ कि थ्रस्ट को आप अवॉइड कर लो, लेकिन अगर आप स्ट्रेच मैनिपुलेशन दे रहे हो तो आप दे सकते हो। स्ट्रेच मैनिपुलेशन से उसकी मोबिलिटी भी बरकरार रहेगी, उसकी रेंजेस भी बरकरार रहेंगी, तो दिस इज अ वेरी गुड साइन, दिस इज अ प्लस साइन। ठीक है, ओके, आगे प्रोसीड करें हम। ओके, नेक्स्ट इज डेलीजन मैनिपुलेशन। अब सबसे पहले अगेन उसी तरह हम पहले सबसे पहले डेलीजन मैनिपुलेशन की पिक्चर देखें। ओके, अब आप डेलीजन मैनिपुलेशन को देखो तो ये लेग ओवर से थोड़ी सी मुख्तलफ है। कैसे मुख्तलफ है? डेलीजन और लेग ओवर मैनिपुलेशन में क्या है कि लेग ओवर मैनिपुलेशन में पेशेंट को हम साइडलाइन में तो लेटा रहे थे, लेके जा रहे थे, लेकिन हम सिर्फ एक टांग को क्रॉस करवा रहे थे दूसरी टांग के ऊपर। यहाँ पर यह है कि दोनों टांग पहले फ्लैक्स होंगी, फिर एक टांग दूसरी टांग को क्रॉस करेगी, और दोनों लेग्स को समझना बहुत ही लाजम है। थोड़ी सी हैंड प्लेसमेंट चेंज है, बाकी कहानी सेम है। तो पहले आप पिक्चर समझ लो, फिर हम आगे थ्योरी समझते हैं। ठीक है, अब हम थ्योरी पे फोकस करें। दिस मैनिपुलेशन इज लो लेग ओवर बिल्ट इन साइड फ्लेक्शन। बस ये सेम एज इट इज है जिस तरह हमने लेग ओवर परफॉर्म की, लेकिन वो हमने सुपान में की थी। एक सेकंड, मुझे एक कॉल आ रही है।
तो जाइएगा। जी सॉरी यार, वो एक कॉल आ गई थी। अच्छा, अब डेलीजन जो मैनिपुलेशंस हैं, मैं ये बता रहा था कि डेलीजन मैनिपुलेशन लेग ओवर मैनिपुलेशन की तरह ही है, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है कि इसमें देखिए लाइन पढ़े ना, दिस मैन्यूवर इज लेग ओवर मैनिपुलेशन विथ बिल्ट इन साइड फ्लेक्शन। इसमें हमने सिर्फ साइड जो फ्लेक्शन है उसको ऐड करना, कैसे वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये उन पेशेंट में यूज की जाती है जिसमें ना कि सिर्फ पेन हो बट डेविएशन भी हो। पीछे जो हमने दो मैन्युपुलेशन पढ़ी वहां पे पेन पे ज्यादा फोकस था, ठीक है, यहाँ पे डेविएशन भी आ गए, ये चीज याद रखिएगा। ये इसकी इंडिकेशन है। और अगर आप लोग कल को डिप्लोमा का पेपर भी हुआ तो ये पॉइंट्स ऐड की जाएंगी, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है, कि एक टेक्निक दूसरी टेक्निक से डिफरेंट कैसे है, ठीक है। नंबर वन थिंग, लॉजिक बिहाइंड इज द फॉलोइंग। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये आप नीचे बता रहा है। A patient with deviation to the left spontaneously open the right side hand side because he feels better। ये कॉमन सेंस है। अगर आपको एक लेफ्ट साइड की किसी को स्कोलियोसिस है, किसी को डेविएशन है, तो कंफर्टेबल उसके लिए क्या होगा, वो राइट साइड उसका ऑलरेडी ओपन हो जाता है। अगर आपको लेफ्ट साइड पे किसी को शाटिका होती है तो वो लेफ्ट साइड पे वजन थोड़ी ना देगा, वो क्या करेगा, राइट साइड पे वजन ज्यादा देता है, ठीक है। नंबर वन थिंग, a patient with a deviation to the left spontaneously open on the right side, number one thing, because he feels better, नंबर वन थिंग। नंबर टू, अगर आप कॉमन सेंस थोड़ा सा स्कोलोसिस को देखो, अगर किसी का राइट साइड का स्कोलोसिस है और उसकी डेविएशन राइट साइड की, उसकी कॉन्वेक्सिटी जो है वो उसकी जो डेविएशन है वो राइट साइड पे हो रही है, तो उसकी जो फोरामिन होंगे ओपन होंगे उस तरफ, तो राइट साइड पे कंप्रेशन होगी। लेफ्ट साइड पे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे वो ओपन हो जाएंगे। आप इमेजिन करें ना, एक स्कोलियोसिस है किसी को, सीवियर स्टेज ऑफ स्कोलियोसिस है, उसकी राइट राइट साइड पे डेविएशन हो जाती है। जैसे ही उसकी राइट साइड पे डेविएशन होगी तो राइट साइड पे तो कंप्रेशन होगी, लेफ्ट साइड पे क्या होगी, लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच हो जाएगा, वो ओपनिंग ओपनिंग हो जाएगी। ये एक सिर्फ प्लस पॉइंट ऐड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब थेरेपिस्ट ने भी वही करना है। अगर एक पेशेंट की राइट साइड की डेविएशन है तो थेरेपिस्ट भी राइट साइड पे खड़ा होगा, लेकिन वो फोर्स राइट साइड देगा ताकि वो लेफ्ट साइड को ओपन कर सके अपोजिट साइड पे। कैसे, मैं आपको आगे पिक्चर में अपना एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ओके। अब स्टार्टिंग पोजीशन देख लो। सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, करेक्ट सुपाइन लाइन पोजीशन है, नंबर वन थिंग। इफ द पेशेंट वांट्स टू बिल्ड अ साइड फ्लेक्शन टू द लेफ्ट साइड, अगर पेशेंट लेफ्ट साइड पे, थेरेपिस्ट जो है लेफ्ट साइड पे ये बुलेटिन करना चाहता है, साइड फ्लेक्शन को ऐड करना चाहते हैं, तो वो लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा। मतलब लेग ओवर और डेलिजन मैनिपुलेशन में फर्क क्या होता है, साइड फ्लेक्शन का। तो जिस तरफ की साइड फ्लेक्शन थेरेपिस्ट ऐड करना चाहता है बेसिकली, वो उस तरफ खड़ा होगा, नंबर वन थिंग, तो वो उसी तरफ खड़ा होगा। लेफ्ट हैंड ग्रेस्प करेंगे पेशेंट के राइट नी को। तो सबसे पहले पेशेंट का जो राइट नी है मिसाल के तौर पे, वो क्रॉस करके लेफ्ट नी के ऊपर रखेगा, लेकिन थेरेपिस्ट ने किस नी को पकड़ना है, अपोजिट वाले को, ठीक है। अब मैं आपको पिक्चर को एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ी सी आप थ्योरी समझ लो। दोनों हिप्स फ्लेक्स होंगे, ये लाइन पढ़ लो। बोथ हिप्स आर फ्लेक्स, अ साइड फ्लेक्शन टू लेफ्ट साइड इज बिल्ट इन। थोड़ी सी जो लंबर स्पाइन पे साइड फ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड होगी, इसीलिए थेरेपिस्ट भी लेफ्ट साइड पे होगा। क्योंकि अगर दोनों हिप्स फ्लेक्स करेगा तो ये तो लेग ओवर मैनिपुलेशन होगी, लेकिन साइड फ्लेक्शन है तो इसीलिए ये डेलीजन मैनिपुलेशन है, नंबर वन थिंग। रेस्ट ऑफ द मैनिपुलेशन इज सेम एज द लेग ओवर। देखें, बाकी जो मैन्यूवर है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ साइड फ्लेक्शन का है। तो आपने दोनों हिप्स फ्लेक्स करवाए, नंबर वन थिंग। जो पेशेंट का लेफ्ट नी है वो क्रॉस करके राइट नी के ऊपर जाएगा और थेरेपिस्ट भी लेफ्ट साइड पे ही खड़ा होगा, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है, साइड फ्लेक्शन का। थोड़ी सी आपने साइड फ्लेक्शन लेफ्ट साइड में ऐड की जहां पे थेरेपिस्ट खड़ा होगा, बाकी सारा मेनूवर सेम है। बाकी सारा मेनूवर में क्या होगा, अब जो थेरेपिस्ट है वो उसका घुटना अपनी तरफ ले आएगा, जिस तरह लेग ओवर मैनिपुलेशन में ले आया। अब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ फिर से। अब आप थोड़ी सी पिक्चर को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मैं आपको राइट साइड पे जो पिक्चर है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप देख रहे हो तो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, लेकिन थोड़ा सा राइट साइड फ्लेक्स है लंबर स्पाइन को। अगर आप देखो पेशेंट के पेल्विस से आपको देखने को मिलेगा कि पेशेंट सिर्फ सुपाइन में नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड साइड फ्लेक्स उसने लंबर स्पाइन को की है। लेकिन लेग ओवर मैनिपुलेशन में ऐसा नहीं था। लेग ओवर मैनिपुलेशन में वो प्योरली सीधा सीधा लेटा हुआ था, सिर्फ लेग्स की वो मूवमेंट करवा रहा था। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे वो फ्लैक्स होगा, नंबर वन थिंग। नंबर टू, लेफ्ट साइड पे फ्लैक्स होगा तो थेरेपिस्ट भी लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा। अब थेरेपिस्ट की हैंड प्लेसमेंट देख लो। थेरेपिस्ट
दोनों अपोजिट हैंड प्लेसमेंट की हुई है। थेरेपिस्ट का जो राइट साइड है, राइट हैंड है, वो लेफ्ट नी के ऊपर रखा हुआ है, और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट नी के ऊपर रखा हुआ है। ये हैंड प्लेसमेंट समझना लाजम है। तो सबसे पहले जिस तरफ आपने फ्लैक्स किया हुआ है पेशेंट को, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड फ्लैक्स किया हुआ है, उसका जो वही वाला जो पैर है पेशेंट का, जो लेफ्ट वाला पैर है, वो राइट घुटने के ऊपर रखा हुआ है। कैन यू सी, आप लोग क्लियर कर देख सकते हैं कि पेशेंट का जो लेफ्ट नी है, लेफ्ट जो टांग है पेशेंट की, वो क्रॉस करके राइट नी के ऊपर से क्रॉस की हुई है, नंबर वन थिंग। लेकिन थेरेपिस्ट की हैंड प्लेसमेंट क्या है? अपोजिट। थेरेपिस्ट का जो राइट हैंड है वो पेशेंट के लेफ्ट घुटने के ऊपर है, और जो लेफ्ट हैंड है वो थेरेपिस्ट के पेशेंट के राइट घुटने पे। लेकिन हैंड प्लेसमेंट थोड़ी सी देख लो, हाथ घुटने के ऊपर है, लेकिन जो लेफ्ट हाथ है वो घुटने के नीचे से, पोप्लिटेल फोसा में से। ये हैंड प्लेसमेंट समझ। और इस हैंड प्लेसमेंट की वजह है, इस हैंड प्लेसमेंट की वजह ये है कि जब आप इसको साइड फ्लेक्शन में ले आओगे या क्रॉस करवाओगे तो ये हैंड प्लेसमेंट बड़ी काम आएगी। अब दूसरी पिक्चर आ जाओ जहां पे डेलीजन मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन लिखा होगा। अब थेरेपिस्ट क्या करेगा, इसको प्योरली अपनी तरफ ले आएगा रोटेशन। तभी ये सारी देखें रोटेशन मैनिपुलेशन है, तो रोटेशन तो करानी करानी है। जैसे ये रोटेशन में ले आएगा, पेशेंट को गिरने का खतरा होगा। तो थेरेपिस्ट ने क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड जिससे ये लेके आ रहा है पेशेंट को, अपना जो राइट हैंड है वो उधर रखेगा पेशेंट के शोल्डर पे, ताकि वो गिरने का खतरा कम हो जाए। और आहिस्ता आहिस्ता करके पेशेंट को प्योरली रोटेशन में ले जाएगा अपनी तरफ। तीनों मैनिपुलेशन में रोटेशन थेरेपिस्ट ने अपनी तरफ करवाई है। और अगर थेरेपिस्ट की पोजीशन देखो तो ये बिल्कुल उसके ऊपर है, ताकि गिरे ना। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ये थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ लो तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, मैं बार बार इसीलिए पूछता हूँ। अच्छा सर, जिस साइड पे स्कोलियोसिस होगा, साइड बेंडिंग भी उसी साइड पे होगी। देखिए, आप फिलहाल स्कोलियोसिस पे फोकस ना करें। आप फिलहाल सिर्फ ये देखें कि फ्लेक्शन हम किस तरफ करा रहे हैं, नंबर वन थिंग। नंबर टू, अगर आप पॉइंट पूछो तो पॉइंट सही है आपका, लेकिन फिलहाल मेरा असपन ये फोकस है कि आप टेक्निक, हाउ टू परफॉर्म द टेक्निक, उसको समझने की कोशिश कर लो। क्योंकि स्पाइनल डेविएशन एक्सरसाइजेस पर अलग है, उसको हम अलग से समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक? डन हो गया? और कोई क्वेश्चन किसी का? यहाँ तक सब क्लियर है? देखें, आसान लफ्जों में अगर आप राइट साइड वाली पिक्चर को थोड़ा सा फोकस करें, तो लेग ओवर और डेल्यूजन मैनिपुलेशन में फर्क क्या था? साइड फ्लेक्शन का। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में, नंबर वन थिंग। लेकिन इसमें सिर्फ हिप की, अपना स्पाइन की साइड फ्लेक्शन की हुई है थोड़ी सी। किस तरफ की हुई है? लेफ्ट साइड। और थेरेपिस्ट कहाँ पे खड़ा हुआ? लेफ्ट साइड, नंबर वन थिंग। उसके बाद दोनों जो लेग्स हैं, वो जो लेफ्ट लेग है पेशेंट की, वो क्रॉस करेगी राइट लेग को, राइट थाई को क्रॉस करके रखेंगे, नंबर वन। नंबर टू, नंबर थ्री, जो थेरेपिस्ट की एनप्लेसमेंट है वो अपोजिट है। थेरेपिस्ट का अगर आप राइट हैंड देखो तो पेशेंट के लेफ्ट घुटने के ऊपर है, और जो लेफ्ट हैंड है वो पेशेंट के राइट घुटने के नीचे। ये समझनी है। दूसरा, थेरेपिस्ट ने क्या करना है, पैसिवली पेशेंट का जो राइट घुटना है अपने लेफ्ट हैंड से लेके आना है टूवर्ड हिमसेल्फ या हर सेल्फ, अपनी तरफ लेके आना रोटेशन में। जैसे ही वो रोटेशन में लेके आएगा, पेशेंट गिरने लगेगा, तो अब थेरेपिस्ट ने अपने राइट हैंड से पेशेंट के शोल्डर को, बॉडी को या थोरेसिक को, किसी भी पार्ट से रोक लेना है। बस सिंपल इज दैट। ये कॉन्सेप्ट समझ। इसका भी स्ट्रेच, ये वही रोटेशनल मैनिपुलेशन है। तो अगर आप थ्रस्ट नहीं देते तो 15 से 20 सेकंड के लिए स्ट्रेच दो। अगर आप थ्रस्ट देना चाहते हो तो थ्रस्ट भी इसमें घुटने से आएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अगर ये क्लियर है तो हम रिवर्स स्ट्रेच मैनिपुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। रिवर्स स्ट्रेच मैनिपुलेशन स्ट्रेच मैनिपुलेशन के बिल्कुल अपोजिट है, इसीलिए इसका नाम ही बताता है। तो पहली पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन, स्ट्रेच काउच एज लो एज मच पॉसिबल अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू द थेरेपिस्ट एंड पेशेंट हाइट। अगेन, सेलेक्ट कहाँ पे दिया जाएगा? रोटेशन में। बोथ रोटेशन इक्वल, वही स्ट्रेच मैनिपुलेशन वाला साला कॉन्सेप्ट है। पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। वाई दिस इज कॉल्ड रिवर्स, इसको समझना लाजम है। सबसे पहली चीज क्या है, जो अगर आप थेरेपिस्ट की पोजीशन चेक करो, थेरेपिस्ट तो पोस्टीरियरली खड़ा ही खड़ा है, लेकिन थेरेपिस्ट रिवर्स क्यों कहा जाता है? पेशेंट को रिवर्स किया गया है।
पेशेंट अगर ये स्ट्रेच मैनिपुलेशन होता तो पेशेंट का जो लेफ्ट शोल्डर है वो थेरेपिस्ट अपनी तरफ लेके जाता, लेकिन अब अपोजिट लेके जा रहा है। और पेल्विस जो थेरेपिस्ट अपोजिट लेके जाता था अब वो अपनी तरफ लेके आ रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रेच मैनिपुलेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर यही स्ट्रेच मैनिपुलेशन होता तो थेरेपिस्ट का जो मुंह है, जो पेशेंट का मुंह है, वो थेरेपिस्ट को देख रहा होता, क्योंकि वो अपोजिट तरफ मैनिपुलेशन होती। लेकिन रिवर्स स्ट्रेच मैनिपुलेशन में अगर आप गौर से देखें तो पेल्विस थेरेपिस्ट की तरफ आ रहा है और शोल्डर थेरेपिस्ट से दूर जा रहा है मैनिपुलेशन में। लेकिन स्ट्रेच मैनिपुलेशन में क्या हुआ था, जो पहली हमने टेक्निक की थी उसमें शोल्डर थेरेपिस्ट की तरफ था और पेल्विस थेरेपिस्ट से अवे था। दोनों को समझना, इसीलिए इसको रिवर्स कहा जाता है। वही सेम एनप्लेसमेंट होगी, इस पे भी अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी जो है वो ऊपर होगी, नॉन अफेक्टेड नीचे होगी। अगर आप दोनों की एनप्लेसमेंट समझने की कोशिश करें तो थोड़ी बहुत डिफरेंट है, बाकी सारी सेम है। अब इस पेशेंट में जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी कौन सी है? लेफ्ट साइड, इसीलिए राइट साइड पे पेशेंट जो है वो लेटा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिवर्स स्ट्रेच मैनिपुलेशन, नंबर 1। नंबर 2, थेरेपिस्ट बिल्कुल एक टांग पे खड़ा है, उस पे वो दोनों टांग पे खड़ा था। ये भी थोड़ा सा फर्क है। नंबर 2, दोनों तरफ से जो स्लैक आएगा, फोर्स आएगा, वो दोनों तरफ से इक्वल आएगा। कभी भी एक तरफ से ज्यादा, एक तरफ से, दोनों में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट समझ लिए। और ये सिर्फ स्ट्रेच मैनिपुलेशन की। फोर्स दोनों तरफ इक्वल होगा, एल्बो एक्सटेंडेड होगी, रोटेशन दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है? ये रिवर्स स्ट्रेच मैनिपुलेशन है। अब आप इसकी थ्योरी पढ़ लो। अब थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लो। सेकंड एलिमेंट क्या है? डिस्ट्रैक्शन। थोड़ा थेरेपिस्ट डिस्ट्रैक्शन देगा, थेरेपिस्ट फेस करेगा पेशेंट के हेड को, नंबर 1 थिंग। रेजेस ऑन द टिप टो, टोस के बल खड़ा होगा और प्रोबेबली शायद वो एक टांग पे। मैनिपुलेटिव थ्रस्ट कहां से आएगा? डाउनवर्ड जर्क, जर्क आएगा। लेकिन डाउनवर्ड जर्क कहां से आएगा? दोनों तरफ बॉडी वेट से, अपनी बॉडी वेट से वो जर्क देगा। रिमार्क्स क्या है? दिस मैनूवर इज अनसुटेड फॉर द ओबीस और वेरी स्टिफ पेशेंट। जो पेशेंट बहुत ही स्टिफ हैं, जिनकी रोटेशन में, पेल्विस में इतनी रोटेशन नहीं है और बहुत ज्यादा ओबीस हैं, उनमें ये मैनूवर नहीं परफॉर्म हो सकता। अब मुझे बताएं, रोटेशन, मैनिपुलेशन, चारों के चारों पॉइंट्स क्लियर हैं या नहीं? मुझे आप बता दें। अगर कोई एक्सप्लेन करनी हो तो इस खैर ये रिकॉर्डिंग तो हम प्रोवाइड करेंगे, तो मुझसे पूछ लो। एनीवन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑल? किसी का भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क एनी टाइम। ओवर द हेड नहीं जा रहा, पक्की बात है। बात समझ में आ रही है तो हम आगे प्रोसीड करें। बात नहीं समझ में आ रही तो हम ब्रेक भी ले सकते हैं 5-10 मिनट, ताकि इस चीज को आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लो, क्योंकि आई थिंक प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को दी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप लोग प्रेजेंटेशन खोलो, ना समझ में आए डू लेट मी आस्क। एंड द अगेन फिजिकल जो सॉरी इसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, एज आई टोल्ड यू आई विल गिव रिकॉर्डिंग, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो मुझे बता दो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करें, नहीं तो हम इसको 5-10 मिनट के लिए ब्रेक दे देते हैं। तो वी आर टेकिंग 10 मिनट्स ब्रेक। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अगर किसी का भी क्वेश्चन हो तो उसको नोट डाउन करके रखो। हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं ये मीटिंग एंड करके बाकी जो टेक्निक्स हैं उसके लिए अलग मीटिंग का लिंक आपको दे देता हूँ। ठीक है? क्वेश्चन है तो संभाल के रखो, नोट डाउन करो। यू कैन आस्क एनी टाइम। अगर है तो आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स एंड यू कैन आस्क मी राइट नाउ। अगर नहीं है तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट मीटिंग। ओके, अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट मीटिंग का लिंक आपको 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर भेजता हूँ, फिर हम 5 मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं।